गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडेस टॉपिक इज़ ई ब्लॉक एलिमेंट्स। आज का टॉपिक जो है ये टॉपिक इस तरीके से इतना अजीब और गरीब है फ्रेंड्स, या अजीब गरीब बोलो या फिर कुछ और बोल सकते हो आप, लेकिन दैट्स टॉपिक इज हैज़ टू बी टॉट विद ए वेरी प्योर ग्रेट इंटेंशन। ठीक है, मतलब इसको बहुत ही प्यार से मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर नहीं पढ़ाऊँगा तो आप लोग इसको फिर भूल जाओगे बहुत जल्दी, इसके बहुत चांसेस हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये आपके 2 साल के हैरेसमेंट कोर्स, जिसको आप 11th-12th बोलते हो, उस हैरेसमेंट कोर्स का सबसे हैरेसिंग चैप्टर है, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग, बट मैं नहीं मानता ऐसा। मैं मानता हूँ कि यार पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, अच्छा अब यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पे अभी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बच्चों ने, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ कहानियों की तरह ही पढ़ना है। ठीक है, इसको अगर आप याद करने गए कि चीज़ें मतलब कैसे, मतलब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के मत पढ़ना है इसको बोल कर भी, यू हैव टू लर्न दिस इन अ स्टोरी वे। ठीक है, केमिस्ट्री इज़ ए स्टोरी। ठीक है, लोग जो बोलते हैं ना ये कि मतलब केमिस्ट्री में बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं है यार, तुम लोग समझते ही नहीं हो ना। तो दुनिया में सबसे बढ़िया काम कौन सा होता है, जो काम सबसे मुश्किल होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको चैलेंज की तरह लो तरीके से। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम चालू करते हैं। ठीक है, शुरू करने के पहले मैं कुछ चीज़ें मतलब फिर से एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हो आप लोग। ठीक है, तो आप जो पढ़ने वाले हो उसमें पहले तो ये है कि भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो 12th क्लास में, अच्छा ये पहले एक्सप्लेन कर दूँ, दिस इज़ योर 12th क्लास, योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 11th क्लास में आप लोगों को 13 और 14 रहता है, और वो पहले ख़त्म हो चुका है। मैं सिर्फ 12th क्लास का सिखा रहा हूँ। 11th क्लास का लेक्चर बाद में आएगा। ठीक है, फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहा कब आएगा, लेकिन इट इज़ नॉट कमिंग एटलीस्ट दिस मंथ, एटलीस्ट उसके मई जून के बाद ही निकालेंगे। तो ग्रुप 15 से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, ग्रुप 15 में आपने क्या पढ़ना होता है बच्चों की आर्ट स्टडी की, इसमें ठीक है, एक तो सोडियम बोल रहा हूँ मैं नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक एलिमेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, पहली बात ये जान लो। देन इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड्स जो आते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, देन ठीक है आयनिक रेडियस क्या होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में पढ़ोगे आप यहाँ पे। देन इसके बाद यू विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट, ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टीज़ में और भी आता है कि यू हैव आई इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी आपको आएगा, जो डिक्रीज करती है थ्रू द वर्टिकल कॉलम, दैट्स कॉल्ड एज ग्रुप में कम होती रहेगी। एंड देन यू हैव हाइड्राइड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स, एंड देन आफ्टर यू हैव इसके एलोट्रोप्स कौन से होते हैं ये पढ़ोगे आप। अच्छा, हाइड्राइड्स में क्या होता है कि अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, इस तरीके से कंपाउंड कुछ दिखाए रहते हैं। देन यू विल बी लर्निंग अमोनिया। ठीक है, दिन बाद में आप कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ो, मतलब प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन पढ़ोगे अमोनिया का, कि अमोनिया कैसे लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे अमोनिया कमर्शियली प्रिपेयर होता है। अच्छा, अमोनिया में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ोगे, जिसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। दिस हेबर्स प्रोसेस जो है ये कमर्शियली यूज़ होती है अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे हेबर्स प्रोसेस का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो अमोनिया पढ़ोगे आप। ठीक है, देन यू हैव नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है इसकी प्रोसेस है कुछ, ठीक है, जिसमें मतलब कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको लैबोरेटरी में, इंडस्ट्री में। देन यू हैव सम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कुछ ऑक्साइड्स होंगे नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स होंगे, लाइक N2O, NO, N2O4। ठीक है, मतलब कुछ 4-5 आई थिंक सो देयर आर 6 ऑक्साइड्स। ठीक है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 6 ऑक्साइड्स तो उसके हैं। देन यू विल लर्न अबाउट दी फॉस्फरस। ठीक है, मतलब कुछ कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फरस पढ़ने हैं आपने, तो फॉस्फरस का PCl3 पढ़ना होता है। देन यू हैव PCl5, देन PCl5 पढ़ने होते हैं। देन इसके बाद में आपको रिएक्शंस पढ़नी होती है एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, मतलब जो सारे एलिमेंट जो हैं, मतलब सोडियम, मतलब नाइट्रोजन और क्या कहते हैं उसको, फॉस्फरस, नाना पापा, शीश, सब, बीमार, इन सब एलिमेंट्स की जो भी रिएक्शंस होती हैं, मतलब एसिडिक मीडियम से, एसिड से अगर हम पढ़ेंगे रिएक्शंस। देन लास्ट में आपने पढ़ना होगा कि ऑक्सो एसिड्स कौन से होंगे। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स, ऐसा कुछ नाम होगा। ठीक है, तो ये रफली आपका ओवरव्यू होगा। ये ग्रुप 15 की बात कर रहा हूँ, बाद में। अच्छा, ग्रुप पी ब्लॉक में आपके पास 12th क्लास में 15, 16 और 17 और 18 4 ग्रुप आपने पढ़ने हैं 12th क्लास में। इस पर पहले हम, ठीक है, लेवल थोड़ा लो रखने वाले हैं। देन आई विल मेक स्पेशली जेई क्लासेस। ठीक है, मतलब पहले मैं सिर्फ मतलब जो सिंपल चीज़ें जो हैं, मतलब क्या होता है एटॉमिक रेडियस, इस तरीके से
ये बताऊंगा। लेकिन स्पेशली जो कॉन्सेप्ट आपके लिए जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए थोड़ा सा मतलब बाद में पुश करूँगा, ठीक है। पहले पी ब्लॉक एलिमेंट है, मुझे इस प्रॉपर्टी को बहुत प्यार से पढ़ाने दो। आई डोंट वांट टू पुश यू थ्रू। मुझे लगता है कि शायद से कुछ 20 एटलीस्ट 20 के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। मतलब इसमें 20 वीडियोज़ का सीरीज़ बनेगा, एटलीस्ट 20 लेक्चर तो आने वाले हैं इसमें। सो बी वेरी केयरफुल, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसको ठीक है आप कहानियों की तरह याद करो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है यार। ये ऐसा है ना कि मतलब गली मोहल्ले कैसा होता है कि भाई गली में इस पड़ोसी के यहाँ पे क्या चोरी हो गई, क्या चोरी मतलब कितना रुपया चुराया, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, दुनिया इलेक्ट्रॉन पर चलती है वैसे, लेकिन इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होंगी। इसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। चीज़ों को आपने समझना होगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों एक्ट हो रही है, या फिर इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी कम क्यों हो रही है, एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। there lots of things are there, but you have to study very cool mind, ठीक है। बहुत शांत दिमाग रख के पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। द वेरी फर्स्ट, ठीक है, शुरू करते हैं एकदम शुरुआत, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है भैया, पी ब्लॉक क्या होता है और सिंपली पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक तो पता होगा आपको, ठीक है, इतना बेसिक भी नहीं करूँगा मैं। SPDF पता है ना, 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो उसमें S ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो एक छोटी सी भाषा में, अगर छोटे से शब्दों में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो इस चीज़ को, तो इसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, और वी से दैट कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका एक और नाम क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, जब किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये जब एंटर करता है, मतलब इसकी लोकेशन जो होगी वो अगर p ऑर्बिटल में है, इफ दैट इज, अगर वो p ऑर्बिटल्स में अगर रिसाइड करता है, देन दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज p ब्लॉक एलिमेंट्स। आई एम वेरी सॉरी गाइस कि आपको मतलब मुझे ऐसा जो नोटिस में दिलाया गया है कि किसी एक लेक्चर में थोड़ा क्लैरिटी का इशू आ गया है। आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है। आई विल ट्राई टू बिग बेस्ट कि मतलब अगली बार ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए जिसमें आपको मतलब दिख ना रहा हो, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, इन विच आई हैव एक्सप्लेन ऑल दी कंप्लीट चैप्टर ऑफ हेलो अल्केन्स। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था और उसमें क्लैरिटी ऐसी तैसी हो गई, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है, ट्राई करते कि अगली बार ना हो, ठीक है। ऐसा भी मैं इंसान हूँ यार, हो जाती है कई बार गलती है। तो चलो, और दूसरी चीज़, सब्सक्राइब करो, ठीक है। कुछ लोग, देर आर व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माई डाटा, देर आर 15% गाइज जो कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख के निकल जाता है। तो प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा मोटिवेशन दो मुझे, ताकि हम लोग, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा सा इसमें यूट्यूब में थोड़ा ग्रो करूँ, थोड़ा मेरा भी कुछ फैन बेस बढ़े इसमें, ठीक है। ओके ओके, सो इतना मार्केटिंग के बाद लेट्स स्टार्ट। शानदार मार्केटिंग का मुजाहरा पेश करते हैं यहाँ पे मिस्टर विष्णुकांत तिवारी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेगा p ऑर्बिटल में, और उस एलिमेंट को क्लासीफाई किया जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट के हिसाब से, तो मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे उसको। ओके, तो ये हो गया सबसे बेसिक शुरुआत, ठीक है। ये पहली बार जान लिया आपने, दैट इज द फर्स्ट वन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अच्छा क्या जानना है कि व्हाट इज दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। शॉर्ट में कर दो क्या इसको, मैं देखो शॉर्ट में इसको बोलते हैं G.E.C बोलते हैं, ठीक है। G.E.C क्या होता है, इट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। GC करूँगा, ठीक है, आगे से ये वर्ड का इस्तेमाल होगा अभी। सो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है गाइस, प्लीज़ वेरी केयरफुल, ठीक है। NP 1 से लेकर 6 तक होता है, मतलब NS2 मतलब S सब शेल तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गई, और P वाली में 1 से लेकर 6 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, तो ये होता है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शन ठीक है पहले एक्सप्लेन कर दो वरना बोलोगे सर बता नहीं रहे हो क्लियरली चीज़ें क्या है। इसमें एक्सेप्शन जो है बच्चों को होता है हीलियम का, ठीक है। हीलियम पी ब्लॉक में आता है, लेकिन उसके पास सिर्फ NH2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका रीज़न क्या है जानते हो, बिकॉज NH2 बोल रहा हूँ, 1s2 होता है, एक ही तो शेल होती है इसमें। तो एक्सेप्शन इज हीलियम बिकॉज इट हैज़ ओनली वन फर्स्ट शेल, एंड फर्स्ट शेल डू नॉट हैव द p सबशेल, therefore the helium doesn't have NP 1 to 6 formula।
तो इस तरीके से ये होगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देन व्हाट नेक्स्ट यू कैन लर्न कि गाइस पी ब्लॉक्स जो है, पी ब्लॉक की लोकेशन जो है, द पी ब्लॉक आर लोकेटेड फ्रॉम ग्रुप 13, ठीक है। ग्रुप 13 से मतलब मैं पूरा बता रहा हूँ ऐसे, बट मैं सिर्फ शॉर्ट में 15 से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट आई जस्ट रफ आइडिया, ठीक है। रफली आइडिया मिल रहा है आप लोगों को, बिकॉज मैंने पहले ही कहा कि इसको बहुत प्यार से पढ़ना पड़ेगा। जहाँ आपने इसमें टेक्निकल से एकदम से घुसा दी, मज़ा खराब हो जाएगा, ठीक है। प्यार से पढ़ो, इसको समझ में आएगा। पी ब्लॉक फिर मतलब ग्रुप 13 से लेकर 18 के बीच में होता है। देन इसके बाद में देन नेक्स्ट थिंग व्हाट यू शुड नो दैट कि इसका एक्चुअल लोकेशन क्या होगा, ठीक है। देखो ग्रुप में इस तरीके से होते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग मेरा ख़राब है। ये इधर एस होता है, इधर बीच में डी होता है, इधर पे ये इस तरीके से, और नीचे फिर एफ होता है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये लाई करता है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 के बीच में लाई करता है। एंड पीरियड्स में कहाँ लाई करता है बच्चों ये, तो पीरियड नंबर 1 फर्स्ट पीरियड से लेके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ठीक है। सातों पीरियड इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये प्रॉपर लोकेशन अगर कोई पूछे आप लोगों से, तो गाइस ये लोकेशन इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स, ठीक है, इट इज़ फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। सातों पीरियड तक आता है इसमें। एंड गाइस ग्रुप्स में जो इसका लोकेशन है वो रहेगा 13 से लेके 18 के बीच में। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 के बीच में ये लाई करता है, ओके। नाउ दी वेरी अच्छा, देन अभी हम मतलब प्रॉपर्टीज डीप में पढ़ेंगे वैसे कि हर प्रॉपर्टी का मतलब क्या इफेक्ट है, लेकिन द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज यू शुड नो कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी हैं इसमें। द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर, देर आर लाइक 5 प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। वो आप जान लो पहले, देखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ विच यू हैव टू स्टडी। अच्छा, ये इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज है, इसका कोई इन्फ्लुएंस होगा, देर इज सम इन्फ्लुएंस ऑफ दिस 5 प्रॉपर्टीज ऑन, मतलब सॉरी इसको फैक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये इसका मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये हम उस एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं जो एंथैल्पी से आप एक एलिमेंट को उसके आयन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आयन जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, आपने इस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की बात होगी, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है उसके आउटर मोस्ट शेल से। आपके पास मान लो कोई एटम है और उस एटम के आपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर पुल कर लिया, सो दैट प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज क्लासिफाइड और इट्स कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। शॉर्ट में इसको मैं कई बार शॉर्ट में, दुनिया शॉर्ट में इसको I.E के नाम से वो लिखती है, और इसका एक बार मतलब कई बार इसका जो है एक दूसरा नाम भी यूज़ किया है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज, और इंटरचेंजेबली इसका एक और नाम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। दैट्स ऑल्सो इट्स नेम। एक फैक्टर तो ये होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है आप लोगों ने। देन सेकेंड फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन आएगा, इस कारण बहुत सी प्रॉपर्टीज़ वैरी करेंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ वैरी करेंगी। देन थर्ड, मतलब समझ रहे हो, देखो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक साइज़ कैसा है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक हैं, बड़ा साइज़ है, अगर मान लो साइज़ अगर साइज़ अगर बड़ा है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस से तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे काफ़ी दूर रहेंगे न्यूक्लियस से, तो उस पर इतना फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा होगा न्यूक्लियस का। देयर इज़ लेस ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस ऑन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उनको फिर निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, समझ लो। जितना न्यूक्लियस से पास रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना उसको निकालना मुश्किल है, लेकिन जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उसको उतना निकालना आसान होगा, ओके। तो प्रॉपर्टीज़ कई बार डिपेंड करती हैं एटॉमिक साइज़ के ऊपर भी, ठीक है। एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करेगा। देन द थर्ड पॉइंट, इट्स कॉल्ड शॉर्ट में लिखता हूँ मैं EGE, लेकिन शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे आप लोग, तो शॉर्ट के बजाय लॉन्ग फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। E.G.E इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई एटम आपने, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे आप लोग I.E में, अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन जो इंसर्ट करोगे इसमें, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रॉन दे दी, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया आपने किसी एटम के ऊपर और उस पर आ गया माइनस चार्ज। इस प्रोसेस के थ्रू लगने वाली एनर्जी को
हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी जहाँ भी आपको मिलेगा किसी भी ऐसा रिएक्शन, मतलब किसी भी क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में, तो उसका मतलब होता है कि एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी खत्म होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देन फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पढ़ना होगा मैं आगे इस बारे में। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, डरो मत, एक्सप्लेन करूँगा इसको, बस बता रहा हूँ। देखो मैं बहुत ठीक है प्यार से पढ़ाऊँगा इसको। इसमें ये लेवल भी आने वाला है कि अब मैं डरा तो चलो थोड़ा डराते हैं आप लोग को, ठीक है। इसमें लेवल ये भी आने वाला है कि फॉस्फोरस यानी कि P4 जो है वो कैसे अपने बॉन्ड फॉर्म करते हुए लिगेंड से रिएक्ट करता है। अब ठीक है, लिगेंड वाला एक नया वर्ड सुना आपने, और लिगेंड कहाँ पे होता है, तो लिगेंड इज इन बिटवीन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वहाँ सब कुछ पढ़ेंगे बट वेरी वेरी स्लो। आई डोंट वांट दिस टू बी वेरी हार्श, ठीक है। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि इसका मतलब पढ़ते रहते हैं और 2-3 महीने तक समझ में नहीं आता उन लोगों को, ठीक है। तो शुरुआत से ही स्लो पढ़ो इसको, ताकि आपको शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम इसको पढ़ोगे आप ना, तब पहली बार की पढ़ाई में समझ लो इसको, ठीक है। अब इसको ठीक है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आज, अब इसको दोबारा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको इस बार ही पढ़ के पूरा तरीके से ख़त्म कर दो इसको, ओके। देन ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी वो है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज कि अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स का अब्सेंस मतलब कुछ शुरुआत वाले जो एलिमेंट जो होंगे इसमें, ठीक है, उसमें अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक। और फिर मतलब मान लो कि ऐसे आप मान लो कि नाइट्रोजन, नाना पापा, शीश सब बीमार, ठीक है। अब ठीक है, इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है एन में, फिर बाद में डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगी इसमें, देन बाद में एफ भी आएंगी। तो ये ऑर्बिटल्स का जो चेंज होगा, ठीक है, द चेंज इन द ऑर्बिटल्स प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, दिस कॉजेस सम चेंज प्रॉपर्टी जो हम बाद में पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से, ठीक है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये बाद में आएगा काफ़ी, ठीक है। तो ये ऐसा रफली 5 प्रॉपर्टीज़ बड़ी काम में आती हैं। एक द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड इज एटॉमिक साइज, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, फोर्थ प्रॉपर्टी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स और इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओके। But the very small concept that's also very important here is representative elements, ठीक है। What is the meaning of representative elements, ठीक है गाइस। क्या होता है कि representative elements किसको बोलते हैं, ओके। तो बच्चों क्या होता है ना कि जब आप S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट को जब मिला के बात करोगे, तो इन दोनों को मिला के एलिमेंट्स जो बनेंगे, दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इनका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। These are also called as main group elements, okay, okay। S block elements और P block elements अगर combinedly आप स्टडी करते हो तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं representative elements, and also the one more name is there, that is main group element, okay। अब बच्चों P block, अब एक बात और हमें समझ में आनी चाहिए कि P block elements के अंदर में किस टाइप के elements प्रेजेंट हैं, मतलब P ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आपने नाम सुने होंगे, मतलब जितने भी टाइप के आपने एलिमेंट्स सुने होंगे, वही कि मेटल्स होते हैं कुछ, ठीक है, देयर आर सम नॉन मेटल्स, ये भी होते हैं P ब्लॉक के अंदर में, एंड देयर आर सम ऑल्सो मेटलाइड्स ऑल्सो, जो भी P ब्लॉक के अंदर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये हो गई। अब हम शुरू करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 15 तक पहुँचते हैं, ये हल्का सा पिक्चर हो गया कि भाई क्या क्या होता है इसमें। नाउ ग्रुप 15 एलिमेंट्स को एक बार देख लो आप गाइस। इसमें एलिमेंट्स कौन से आते हैं, एक तो आता है नाइट्रोजन, ठीक है। देन सेकंड कम्स इज फॉस्फोरस, ठीक है। दूसरा आता है फॉस्फोरस, तीसरा आता है कौन सा, आर्सेनिक, नाना पापा, आशीष, आर्सेनिक नहीं, सिर्फ आर्सेनिक, आर्सेनिक, आशीष सब, ठीक है। एंटीमनी, ठीक है, स्टिबनाइट बोलते हैं उसको, लेकिन इसका नाम है एंटीमनी, स्टिबनाइट नाम है उसका गाइस, ठीक है। इसको सिंबल शो करते हैं SB से, आर्सेनिक को AS दिखाते हैं, फॉस्फोरस को P से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, सब विभाग, तो बिस्मथ। तो ये 5 एलिमेंट्स आपको 15 ग्रुप में आते हैं, ओके, समझ में आ गया, ओके। तो मतलब एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका एटॉमिक नंबर भी आपने याद करना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज हाउ मच,
15। देखो डिफरेंस आपने याद कर लिया है, पहले इसमें डिफरेंस रहेगा हमेशा 8 का, देन सेकेंड डिफरेंस होगा ठीक है आपका 18 का होगा। 8 18 18 32 ऐसे याद करो, 8 18 18 32 ठीक है, 15 हो गए, देन 33 आएगा, देन प्लस 18 कर दो तो 51 ही आएगा ना पक्का, 51 करेक्ट। देन ऐड 32 दैट इज 83। तो एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होने वाले हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था कि मतलब एलिमेंट्स कौन से थे इसमें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था, फॉस्फरस का 15 एटॉमिक नंबर था, देन आर्सेनिक का था 33 था, देन फॉर दी एंटीमनी इट इज 51। ओके, तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखना है। स्पेस से शायद कम पड़ सकती है बट लेटेस्ट ट्राई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने अगले पेज पे करना चाहिए, बड़ा जगह चाहिए मेरे को। देखो नाइट्रोजन ठीक है, फॉस्फरस, आर्सेनिक और क्या था एंटीमनी और बिस्मथ। ओके गाइस ठीक है। अब बच्चों इसका जो एटॉमिक नंबर है, क्या है इसका नंबर, एटॉमिक नंबर 7 है, इसका नंबर कितना है 15 है, इसका नंबर कितना है 33 है, कितना है 15 18 हाँ करेक्ट 51 एंड देन यू हैव 83। ओके 83 ही है, 83 है करेक्ट। गाइस दी कॉन्फ़िगरेशन वी आर गोइंग टू राइट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने वाले हैं। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कैसा ना इसे प्रॉपर्टी समझ में आती है आपको क्या होगा। अगर आप देखो किसी भी चीज़ को पी ब्लॉक के अंदर में नॉन इम्पॉर्टेंट मत समझो, ठीक है। एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी गो इन अ वेरी स्लो मैनर, ठीक है। बहुत स्लो मैनर में अगर पढ़ोगे आप ना तो ईजिली रहेगा अंदर समझ में, और फिर बाद में क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस तरीके से होता है। सो इन नाइट्रोजन एक बार चेक कर लो, मतलब ब्राइटनेस सही से आ रही है क्या? हाँ तो रही है। ओके, तो एटॉमिक नंबर ऑफ N is 7। इसमें क्या होगा 1s2 2s2 और 2p3 ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा जैसे देखा था अपन ने 15th, अच्छा 15th ग्रुप एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NS2 और NP3। तो फिर बात क्या होगा NS2 NP3 होगा। एंड फॉर फॉस्फरस द कॉन्फ़िगरेशन कैसे किस तरीके से होगा 1s2 ठीक है, 2s2 2p3 2p6 आई एम सॉरी, ई में 6 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देन 3s2 और 3p3 इस तरीके से समझ में आ गया। देखो 7 10 और 5 15। ओके नाउ फॉर दी फॉस्फरस। अच्छा गाइस मैंने इतना स्पेस क्यों लिया, बिकॉज देखो कैसा है ना कि मैं साथ में आप लोग को ये भी एक्सप्लेन चाहता हूँ करना कि दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस कैसे होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द नोबल गैस हीलियम। हीलियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 आएगा, ठीक है। तो बच्चों क्या करते हैं कि हम इसको मानते हैं कि हीलियम है, बिकॉज अभी यहाँ पे ठीक है सामने जब बहुत लंबा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन तो हम फिर उस पूरे को रिप्लेस कर देते हैं बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। समझे क्या बोला मैंने? देखो इसको हम, ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, सो व्हाट आई कैन राइट नाइट्रोजन एज कि ये हीलियम है और इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है मैंने इसको, और बाद में कर दिया कि 2s2 और 2p3 हो गया इस तरीके से। नाउ दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो अगर सिंपल इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बच्चों द नेक्स्ट नोबल गैस इज नियॉन, ठीक है। नियॉन में क्या होता है, नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें 1s2 और 2s2 एंड 2p6 ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो इतने पार्ट को हम बोल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बाय द नियॉन। अब इतना पार्ट जो है वो नियॉन से मैच कर रहा है, तो व्हाट आई कैन से कि इट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, ठीक है। तो ये नियॉन प्लस नियॉन के बाद 3s2 और 3p3 इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं फॉस्फरस को। दिस बोथ 2 आर करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब इसको हमने शॉर्टकट करने के लिए, किसके लिए शॉर्टकट करने के लिए हमने इसको नियॉन को रिप्लेस कर दिया। भाई इतना जो है वो इतना तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का ही होता है। तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 रहते हैं इस ग्रुप में। ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स में, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में सबके 5 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं।
तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स Ni के बाद 5 बच गए थर्ड शेल में। नाउ नेक्स्ट गो फॉर दी फर्स्ट आर्सेनिक। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा इसको, अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, ये आपको लिखते आना चाहिए। नाउ यू हैव टू राइट 33 इलेक्ट्रॉन्स इन दी कॉन्फ़िगरेशन। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, देन 3s2 3p6, देन 3d10 ये भर जाएगी यहाँ पे, एंड देन यू विल गेट 4s2 एंड 4p3। इस तरीके से कितना होगा 10 20 10 30 और ठीक है, करेक्ट, एकदम करेक्ट है। ये आपकी हो गई के शेल हो गई। ये सेकेंड शेल कौन सी के एल एम होती है, के एल हो गई, ये एम शेल फिल हो गई, देन इसके बाद में ये एन शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ द नेक्स्ट नोबल गैस इज हाउ मच, नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी होती है, हीना, नीना और करीना। तो और यानी कि आर्गन। ठीक है, अब आर्गन के पास होता है इलेक्ट्रॉन्स कितना होते हैं 18 होता है। सो व्हाट आई कैन से, अब मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ, ये आर्गन में होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरीके से। ये इतना हो गया आपका आर्गन, समझ में आ गया अभी। तो ये आर्गन के लिए क्या करना होगा, देखो ये पार्ट सिर्फ ये पार्ट नहीं आएगा। ओके, सो फॉर आर्सेनिक व्हाट आई कैन से, आर्सेनिक इज इक्वल्स टू आर्गन, और आर्गन के बाद में 3d10 4s2 एंड 4p3 इज द कॉन्फ़िगरेशन। समझे बात, समझ क्या हुआ। देखो यहाँ पे ये ठीक है, आपको शॉक काफ़ी दे रहा होगा कि 3d10 बाहर कैसे आ गया यार, लेकिन होता है। ये आर्गन जो है वो इसके पहले वाले इसमें था। ठीक है, इसके पास सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास में 33 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो 18 में इसमें डिफरेंस, 18 में इसमें डिफरेंस कितना है 15 डिफरेंस इसमें, तो 15 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर मिलना चाहिए। तो 10 और 2 12 3 15 15 बाहर मिल रहे हैं आपको। सो यू आर करेक्ट ओनली, नो डाउट। ठीक है, नो सिमिलरली मैं ठीक है अभी इसका आपको डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ कि इसमें क्या होगा। सो इसका होता है क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक तो ठीक है 4d10 बाहर निकल जाता है, देन ये है 5s2 एंड 5p3 बाहर रहता है इसमें। एंड अब इसमें क्या होगा ना, इसमें विस्मत के अंदर में Fb सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जेनॉन। जेनॉन के बाद फिर इसमें 4f14 एंड 5d10 एंड 6s2 6p3 इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। ठीक, आप लोग का होमवर्क क्या है, राइट डाउन दी होमवर्क लिख लो अभी से कि भाई एंटी मनी का और विस्मत का आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाना है। एंटी मनी का, अच्छा एंटी मनी क्यों, ठीक है देखो एंटी मनी का कॉन्फ़िगरेशन और ऑफ विस्मत ऑल्सो एंड प्लस, ठीक है हीना और करीना। ठीक है, करीना क्रिप्टॉन का भी लिखना है अपने करीना से, और ये XE जेनॉन का भी लिखना है अपने। ठीक है, ये 4 का आप मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओगे कमेंट सेक्शन में, मतलब फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप करो। ओके, तो ये ऐसा होता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें 3, अच्छा इसमें क्या होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ एंटी मनी डी सबशेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, यहाँ पे डी कम्प्लीटली फिल्ड है, और यहाँ पर इन केस ऑफ विस्मत यू हैव 4f कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब कोई f सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड है एंड d इज ऑल्सो कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, थोड़ा आपने पढ़ा होगा, मतलब इन केस ऑफ दी क्लास 11th में इन दी एटॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यार अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो भर के भर दिए इसने, F तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गई, तो इससे साइज़ जो है वो बच्चों कम हो जाता है। ठीक है, मतलब साइज़, अब इलेक्ट्रॉन, अब साइज़ कैसे डिपेंड करता है, मतलब साइज़ किस बात पे डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन दूर पहुंच पा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को दूर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो अब F सबशेल में कम्प्लीटली फिल्ड हो गए। अब F वाला सबशेल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बचा नहीं पाता है। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर दूँ। शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट जो है ये होता है कि कितना सबशेल और ऑर्बिटल कितना शील्ड कर पा रही है, कितना बचा पा रही है। शील्ड करना यानी क्या होता है, बचाना, सेव करना। अब ऑर्बिटल कितना सेव कर पा रही है और बचा पा रही है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उस पर डिपेंड करता है कि शील्डिंग पावर कितनी अच्छी है। तो शील्डिंग पावर सबसे हाईएस्ट होती है S के लिए, उससे कम होती है P की, उससे कम होती है D की, और F में होती ही नहीं, बहुत कम होती है, क्योंकि F का जो शेप जो है वो कॉम्प्लिकेट शेप काफ़ी, मतलब और इट इज़ 8 लोब शेल। तो न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन्स होकर निकलते हैं, तो उसमें फोर्स बढ़ जाता है काफ़ी। ओके, तो इस तरीके से साइज में फ़र्क पड़ेगा। आपको मैंने लिखवा दिया कॉन्फ़िगरेशन। नो आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन
मैं ठीक है चार्ट आपको शेयर कर दूंगा। इन दैट चार्ट यू विल गेट दी ऑल दी प्रॉपर्टीज़, मतलब उसमें से आप इन टर्म्स ऑफ नंबर के फॉर्म में आपको मैं दिखा दूंगा। तो गाइस उसमें एक बार हम लिख के देख लेते हैं चाह तो बच्चों कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस जो है ये कॉन्सेप्ट वहाँ से पढ़नी है आपने, और उसमें आपको ये समझ में आता है कि ट्रेंड्स क्या होंगे, ठीक है, ट्रेंड्स कैसे, मतलब साइज़ बढ़ने के साथ साथ ट्रेंड्स कैसे फॉलो हो रहे हैं वो आपको उस टेबल को देख के समझ में आ जाएगा। अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको स्क्रीन पर फ्लैश होगा वो, ठीक है। तो उसको आपने नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर में। उसमें क्या क्या नोट करना है आपने, तो कोवेलेंट रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस आपने नोट करना है। देन यू हैव टू नोट दी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस भी नोट कर लो उसमें से। एंड दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो खैर मतलब वो समझ में आ जाएगा आप लोग को। सो वी विल सी द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि मतलब व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में क्या चेंज आएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है। देखो बच्चों फर्स्ट चीज़ जान लो कि एटॉमिक रेडियस और क्या कहते हैं इसको, आयनिक रेडियस जो है, फर्स्ट टॉक दी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है गाइस, नाना पापा आशीष सब बीमार, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो नीचे बढ़ते जाएगा, ठीक है। रीज़न क्या होगा इसका आपको पता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है। दो ही रीज़न होता है साइज़ बढ़ने के कम होने के। एक तो होता है कि भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा मतलब प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो जोर से खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, साइज़ कम होता है उससे। और साइज़ बढ़ने का रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अब और दूर दूर जा रहे हैं, तो साइज़ तो बढ़ेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साइज़ बढ़ने का ट्रेंड यहाँ पे सेम नहीं है, साइज़ जो है वो इक्वली बढ़ नहीं रहा है। अब यहाँ साइज़ बहुत बढ़ गया, जब नाइट्रोजन से आप फॉस्फोरस तक पहुँचोगे तो साइज़ बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। इसका साइज़ ऑफ नाइट्रोजन इज 70, मतलब इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर इट इज़ 70 पिकोमीटर्स, एंड इन टर्म्स ऑफ एंड द रेडियस ऑफ फॉस्फोरस 110। अब साइज़ यहाँ 40 से बढ़ गया, पीपीएम से बढ़ गया, 40 पीएम से बढ़ चुका, हाँ। एंड देन फॉर द आर्सेनिक, ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ, इट इज़ 120, एंड फॉर एंटीमोन इट इज़ 140, एंड दैट ऑफ बिस्मथ इज़ 148। कई बार 150 पे लिखा होता है, ठीक है, 150 से मतलब अब मैं क्या बताऊँ, 148 से लेकर 150 के बीच में होता है साइज़, ठीक है। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पर साइज़ 40 से बढ़ रहा है, यहाँ साइज़ 10 से बढ़ रहा है, यहाँ साइज़ 20 से बढ़ रहा है, यहाँ साइज़ 10 से बढ़ रहा है, तो जो बढ़ने का ट्रेंड जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं क्यों ऐसा होता है। समझ में आ गया, साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इन द टॉपिक ऑफ एटॉमिक रेडियस, कि क्या याद करना है आपने, कि यहाँ पे इंक्रीज जो है द कंसिडरेबल इंक्रीज, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। कहाँ से कहाँ पे, N2 फॉस्फोरस इट्स वेरी हाई इंक्रीज, ठीक है। बट आर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक, ठीक है, आर्सेनिक मतलब तीसरा एलिमेंट जो आर्सेनिक, यहाँ आर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक साइज़ इतना नहीं बढ़ता, ठीक है। देखो यहाँ पे 120 था, अब यहाँ से 150 ही पहुँचा, यहाँ से 30 ही पहुँचा है, यहाँ पे एक झटके 40 का जंप कर लिया है, और यहाँ पे 3 एलिमेंट को मिला के 30 का जंप हो रहा है। तो ये अकेले की छलांग जो है, मतलब ये छलांग हुसैन बोल्ट की छलांग है, और छलांग ये कॉमन इंसान की छलांग है, मतलब ये मैं छलांग कूद रहा हूँ। अब हुसैन बोल्ट तो 10 फुट लंबा कूद लेता है, इसी पे 1 फुट कूद रहा है, मतलब ये मतलब 7-8 फुट कूद रहा है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे आप समझ क्या बोल रहा था मैं, ठीक है। तो आर्सेनिक से लेकर बिस्मथ तक इंक्रीज जो है वो छोटा होता है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न होता है द प्रेजेंस ऑफ D एंड F ऑर्बिटल, ठीक है। इसका रीज़न ऐसे याद कर लो कि यार D और F ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेंगी, इसीलिए यहाँ पे अच्छा इलेक्ट्रॉन्स जब फिल हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब फिल हो रहे हैं तो D वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचे जा रहे हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब आपको दूर जाना था, आपको उल्टा खींचे जा रहे हैं, तो साइज़ कैसे बढ़ पाएगा, इसीलिए साइज़ कम बढ़ता है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये मतलब इसमें कुछ खास एक्सेप्शन तो है नहीं, बस 2 ही बातें हैं, साइज़ बढ़ रहा है और साइज़ बढ़ने का ट्रेंड जो है वो इक्वल नहीं है, बस इतना याद कर लो। साइज़ नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक बहुत फास्ट बढ़ता है, बट आर्सेनिक से लेकर बिस्मथ तक साइज़ जो है वो कम बढ़ता है, और रीज़न क्या होगा उसका, कि D और F ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट इज, सेकेंड पॉइंट जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये आपने पढ़नी है यहाँ पे कैसे वैरी करती है। ओके गाइस, तो फर्स्ट पॉइंट शुड नो दैट कि डाउन द ग्रुप, ठीक है बच्चों, डाउन द ग्रुप जो है मतलब देखो मैं पहले आपको बोलता हूँ कि क्या होगा, ऐसे बाद में लिख के दिखाता हूँ। डाउन द ग्रुप द एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप जब जाओगे, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा यानी कि Z बढ़ेगा आपका, Z से हम शो करें एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है। उसको याद कर लो कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इन दिस टॉपिक इज जो आपके हैवियर एलिमेंट्स जो होंगे, जो एलिमेंट्स आपके पास में है एंड जैसे लाइक डाउन द ग्रुप एलिमेंट जो होंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक्सप्लेन कर दूं मैं, तो बिस्मथ और एंटीमनी ये दो एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, दीज हैव वेरी लो, ठीक है, इनकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, दिस पजेस वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ जो है वो बहुत कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ओके, देन थर्ड पॉइंट जो काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें ट्रेंड जो होगा, ठीक है, ट्रेंड इज एग्जैक्टली सेम एज यू हैव इमेजिन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फॉस्फरस कम, देन बाद में ये, देन बाद में बिस्मथ। ठीक है, नाना पापा आशीष सब बीमार, कोई इसमें एक्सचेंज नहीं है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा कम होगा फॉर एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब इसमें थोड़ी बातें ज़्यादा आएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर और जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये होता है कि जैसे आपके पास एटॉमिक साइज में ग्रेजुअली इंक्रीज होगा एलिमेंट्स के, आप मान लो ग्रुप में अगर नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा उन लोग का, क्योंकि शेल्स बढ़ रही हैं इसलिए, तो दी वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही चीज़ है, याद कर लो, मैं लिख के बताता हूँ अभी। डाउन द ग्रुप, जैसे आप ग्रुप में डाउन जाओगे, एज यू गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगा, साइज तो बढ़ेगा एटम का ना, नीचे सेल्स बढ़ रही हैं तो, ठीक है, अब ये जैसे बढ़ेगा तो दी वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता जाएगा जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे। दैट्स वेरी सिंपल टू इमेजिन कर सकते हो आप। सो ये वैल्यूज़ जो हैं वो N से लेके बिस्मथ तक क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट ये बहुत ज़्यादा होती है ग्रुप 14 के एलिमेंट से। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट जो है इनसे ज़्यादा होगी दी IE ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ये क्यों होगा ऐसा, बिकॉज एज यू गो फ्रॉम दी राइट जब लेफ्ट से राइट जाओगे ग्रुप में, पीरियड में जब इन पीरियड व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दी व्हाट यू कैन से द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर। ठीक है, देखो इसका रीज़न क्या होता है कि आपके पास में व्हाट यू कैन से कि P जो है वो 3 कॉन्फ़िगरेशन रहता है, समझ पा रहे हो बात। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स रहती हैं और 3 ऑर्बिटल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब सिंगल फील्ड होंगे इन 15 ग्रुप एलिमेंट्स। तो इस कारण से क्या होता है कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जो चीज़ स्टेबल है वो स्टेबल चाहती वैसी मेंटेन रहे, अगर आप उससे खींचोगे इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी स्टेबिलिटी को बिगाड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। सो देयरफॉर इसका रीज़न क्या होता है कि देयर इज़ हाफ फील्ड P ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर स्टेबल, ये स्टेबल होती है, एंड देयरफॉर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज मोर देन द ग्रुप 14 एलिमेंट। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है अब ये होता है बच्चों कि देखो अगर आप कंपेयर कर लो कि यार मान लो ठीक है मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, ए एलिमेंट लिया, ठीक है, मैंने ऐसे लिख के पहले एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन एक ही बाहर निकाला मैंने, E- बाहर निकाल लिया है, माइनस करता हूँ मैं, -E-, तो इसमें चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इससे मैंने एक और बाहर निकाला इलेक्ट्रॉन तो इस पर आएगा A2 पॉजिटिव। ठीक है, देन एक और बाहर निकालने पे A3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं IE1 बोलते हैं इसको। ठीक है, दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। ठीक है,
एंड व्हेन यू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट, जब आप इस आयन से अब आप एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो इसको बोलोगे आप IE2 बोल दोगे, ठीक है, देन IE3, इस तरीके से चलता रहेगा। बट जो क्या होता है कि इसका सीक्वेंस आपने याद करना है कि द वैल्यू ऑफ IE1, ठीक है, ये कम रहेगी दैन दी IE2 दैन दी IE3, ठीक है। अब समझ लो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो बच्चों, व्हेन यू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे कुछ, अब ठीक है, लेट्स कंपेयर, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, अगर मैं इससे मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकाल लिया तो अब ये N पॉजिटिव फॉर्म में आ चुका है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके यहाँ पर जो है 7 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब 7 प्रोटॉन्स जो हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 7 प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो यहाँ पर खींचने का फोर्स जो है वो ज़्यादा है। Therefore you required more energy from the for the second electron to be removed. तो सेकेंड के लिए आपको एनर्जी और ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगी एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट होगा इसका। अच्छा, जब नेक्स्ट पेज पे खींचना पड़ेगा अपने को। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, एंड ये लास्ट पॉइंट भी है कि बच्चों क्या होता है कि साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसीलिए क्या होता है कि द वैल्यू फॉर SB एंड BI एंटीमनी के लिए और बिस्मथ के लिए जो है दिस वैल्यू आर वेरी लेस, ठीक है, मतलब इसके वैल्यूज जो है बहुत छोटी होती है, ठीक है। अब मैं कैसा इसमें बताऊँ इसको, देखो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, किसका, एंटीमनी का और बिस्मथ का साइज़ इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। तो इनका जो सम जो आएगा, ठीक है, इसका IE का जो सम आएगा दैट्स वेरी लो, ठीक है, एंड द हाईएस्ट जो है किसके लिए होगा, फॉर नाइट्रोजन इट इज़ हाईएस्ट। तो ये पॉइंट है इसका कि एंटीमनी के लिए बिस्मथ के बहुत छोटी होती है वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड फॉर नाइट्रोजन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई, हाईएस्ट वैल्यू एन के लिए होगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ टू एक्सप्लेन इज कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो होता है कंडक्टिविटी, कि मतलब किस तरीके से ये लोग कंडक्ट कर सकते हैं हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है ना कि मतलब एकदम सिंपल में जान लो इसको आप कि N, नाना, पापा, आशीष सब बीमार, ठीक है। बच्चों इसमें N और P जो है, ठीक है, अमंग इसको ये जो आपके ग्रुप 15 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होंगे, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो हैं, सॉरी, तो बच्चों इसमें these two are clearly non conductors। और गाइस जब भी यहाँ मतलब बात होगी ऑफ द कंडक्टिविटी, तो यहाँ बात हो रही होगी ऑफ द ऑब्वियसली फॉर द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके कैसे कंडक्टर्स होंगे ये दोनों, ठीक है। अब ये दोनों तो मतलब these are like नॉन कंडक्टर, कंडक्ट करते ही नहीं है। बट आर्सेनिक के बारे में ऐसा करते हैं कि भाई ये तो है, ये पुअर कंडक्टर रहता है, कंडक्ट करेगा लेकिन बहुत कमजोरी से कंडक्ट करेगा, ठीक है। और एंटीमनी जो होता है ये काफ़ी अच्छा कंडक्ट कर लेता है, इट इज़ लाइक समवट गुड कंडक्टर, सॉरी, मतलब एंटीमनी इज़ लाइक वेरी गुड कंडक्टर, बट बिस्मथ जो है इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ, इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं, बट इतना है कि मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर लाइक नॉन कंडक्टर, आर्सेनिक इज़ लाइक पुअर कंडक्टर, बहुत कम कंडक्ट करता है, एंटीमनी ठीक ठाक कर लेता है, अच्छा खासा करता है। बिस्मथ जो है वो एक मेटल है तो काफ़ी अच्छा कर लेगा, क्या कंडक्ट कर लेगा, तो हीट और करंट को काफ़ी अच्छा कंडक्ट कर लेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, अभी इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है कि मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर जो है, मेटेलिक कैरेक्टर, इस बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे आप नाइट्रोजन से लेके नाना, पापा, आशीष सब बीमार, जैसे आप ठीक यहाँ से मूव करोगे डाउन द ग्रुप गाइस, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते जाएगा इसका, ठीक है। देयर लाइक टू काइंड ऑफ कैरेक्टर, जब आप यहाँ से मूव करोगे डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है ये डिक्रीज होगा, ठीक है। ग्रुप 15 जो है इसमें ऑलमोस्ट लाइक टॉप टू एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीजेस, ये बढ़ेगा डाउन द ग्रुप में, ठीक है। अब बच्चों इसमें इसका रीज़न क्या होता है, ठीक है, तो इसका रीज़न ऐसा होता है, इसके रीज़न जान लो। द वेरी फर्स्ट रीज़न फॉर दिस कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम हो रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है,
ठीक है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड, मतलब मेन जो आइडिया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल कैरेक्टर। द मीनिंग इज़ कि इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की जो नेचर जो होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम नहीं छोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के लालची लोग जो होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स के लालची हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, और नीचे में इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं इजीली, तो ये होगा। तो इसके रीजंस, जो फर्स्ट रीज़न जो है वो होता है कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज, ठीक है, साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। ये फर्स्ट रीज़न है इसका कि देयर इज इंक्रीज इन साइज, देयरफॉर दिस कैरेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड सेकेंड इज कि देयर इज डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब डिक्रीज होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर में, ठीक है। एंड देर, और इसका रीज़न एक और होता है कि द डिक्रीज इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यू कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है ये बढ़ेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ में आ गया? साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं। और सेकेंड रीज़न क्या होता है कि देयरफॉर एनर्जी कम होती है आयोनाइज करने के लिए, मतलब एनर्जी जो है वो कम होते जाएगी जब आप टॉप से डाउन जाओगे ग्रुप में। एंड द थर्ड रीज़न फॉर दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होता है वो बढ़ते जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देयरफॉर द नेचर ऑफ मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब इसमें एक और बात आपने जाननी है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ कि गाइज फ्रॉम दिस टॉप टू बॉटम पर कई बार सुनने मिलेगा आपको, बट कुछ चीज़ करना मत ऐसा टॉप टू बॉटम वाला काम, नाना प्रकाश शब्दमार। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है, ठीक है, दीज टू आर कन्फर्म नॉन मेटल्स, ओके, दोनों कन्फर्म नॉन मेटल्स हैं। एंड एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है दीज टू आर कन्फर्म्ड मेटलॉइड्स, ठीक है, दोनों जो है वो मेटलॉइड्स हैं। और बिस्मथ जो है बच्चों ये एक कन्फर्म मेटल है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार सा ये ग्रुप है, ग्रुप 15। इसमें बच्चों क्या होता है कि आपके पास में हर टाइप के एलिमेंट्स मिल जाते हैं आपको। you have the orbitals also, you have metalloids also, and you also have the metal also, वो भी रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हर टाइप के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। you have all types of elements are present।